नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, लगातार पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध और प्रगाढ़ हो और मजबूत हो। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक दी गई है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो मित्रों, आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। दोस्तों, इस कोरोना संकट ने मोदी सरकार की बहुत सारी असफलताओं से पर्दा हटा दिया है। नेतृत्व क्षमता से लेकर ऐसे बड़े संकट की गहराई में जाकर रणनीति बनाने तक ऐसी बहुत सारी खामियां हैं जो हमारे सामने इस दौरान आई हैं। लेकिन आज मैं मोदी सरकार की उन 3 बड़ी असफलताओं पर चर्चा करूंगा जो उसी की कसौटी पर नाकामी साबित करती हैं। इसमें सबसे पहली है मनरेगा यानी महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, जो उसकी असफलता का सबसे बड़ा स्मारक है। उसके मन में यानी मोदी सरकार के मन में और प्रधानमंत्री मोदी के मन में इस योजना को लेकर एक ज़बरदस्त हिकारत थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक यही योजना है जो ऐसे संकट के वक्त लाखों मजदूरों के लिए रोजगार का जरिया साबित हो रही है, उनके जिंदा रहने का एक साधन बन रही है। आपको याद होगा कि जब पहली बार मोदी सत्ता में आए थे, सन 2015 में संसद में उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, एक बड़बोला बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो, क्योंकि मनरेगा आपकी यानी कांग्रेस की विफलताओं का जीता जागता स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूँगा। ये उनका वक्तव्य था और इससे पता चलता है कि मनरेगा योजना के प्रति उनके मन में कितनी हिकारत थी, कितनी नीची नज़रों से उस योजना को वो देखते थे। मगर आज जब लाखों लोगों तक मदद पहुंचानी है, उन्हें रोज़गार मुहैया कराना है, तो केंद्र सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं है। केंद्र सरकार ने कोई और योजना नहीं बनाई है। इन 6 सालों में केंद्र सरकार उसकी कोई वैकल्पिक योजना बनाकर नहीं रख सकी है और उसी का सहारा उसे लेना पड़ रहा है। सरकार ने बल्कि उसका बजट 40,000 करोड़ रुपए और बढ़ा दिया। अभी वित्त मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक जो सीरीज 5 दिन तक चलाई थी धारावाहिक, उसमें इसकी जानकारी दी थी कि 60,000 से बढ़ाकर वो 1 लाख करोड़ उसकी राशि कर दी गई थी। तो सच्चाई ये है कि मोदी सरकार इस योजना को नापसंद करती थी और अगर उसका वश चलता तो इस योजना को वो बंद भी कर देती। लेकिन उसको पता था कि बंद करने के बहुत ही राजनीतिक दुष्परिणाम होंगे और इसलिए उसने बंद नहीं किया। उसको कमज़ोर करने के प्रयास वो ज़रूर लगातार करती रही और उसने उसके बजट को लगातार कम करके जितना हो सकता है उसको स्क्वीज करने की, उसको निचोड़ने की कोशिश की। इसका नतीजा क्या हुआ कि जो इससे होने वाले लाभार्थियों की संख्या थी वो घट गई और इससे जो कार्य दिवस मिलते थे साल में रोज़गार के, उनकी संख्या भी घट गई। इसके अलावा यही नहीं, जो न्यूनतम मजदूरी का मामला था इस योजना के तहत, उसमें जो बढ़ोतरी की जानी चाहिए समय समय पर, उसको लेकर भी उसका रवैया नकारात्मक रहा। कई कमेटियां बनी, उन्होंने कई सिफारिशें की, लेकिन केंद्र सरकार टस से मस नहीं हुई और बल्कि बहुत ही मामूली बढ़ोतरी की, 2 से 3-4% की, यानी लगभग 2-3 रुपए के आसपास प्रतिदिन की बढ़ोतरी की, जो कि बहुत ही महंगाई के इस दौर में कुछ भी नहीं है। बल्कि कहना ये चाहिए कि जो ये बार बार तर्क दिया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इसको न्यूनतम वेतन से मजदूरी से जोड़ा जाए, क्योंकि आखिरकार ये मजदूर काम ही कर रहे हैं। लेकिन ये मजदूरी उससे नहीं जोड़ी गई, बल्कि जो खेतीहर मजदूरों को जो मजदूरी मिलती है उससे भी ये कम है। तो ये साफ है कि सरकार का रवैया इस योजना के प्रति बहुत ही नकारात्मक था और उसका वश चलता तो ये ख़त्म करती और उसने इसको कमज़ोर करने की हर चंद कोशिशें की। आज उसका महत्व हमें पता चल रहा है। असल में क्या है कि ये सरकार, प्रधानमंत्री और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ, अर्थशास्त्री भी हैं, जो मानते हैं कि ये पैसे की बर्बादी है।
लोगों को मनरेगा के ज़रिए काम देना और उनको पैसे देना, ये पैसे की बर्बादी है, ये नहीं किया जाना चाहिए। और ये जो पूरा एक माइंडसेट है एलीट का, अभिजात्य वर्ग का, मध्य वर्ग का, वो इसके पीछे काम करता रहता है। लेकिन असल बात यह है कि मनरेगा केवल रोज़गार देने का ज़रिया नहीं है, लोगों को काम देने और कुछ पैसे उनके हाथ में रख देने का उपाय नहीं है, बल्कि ये अर्थव्यवस्था को चलाने का भी एक बहुत बढ़िया साधन है। वो इस तरह से कि अर्थव्यवस्था हमारी जो है वो जिन दो पहियों पे चलती है, डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड कैसे जनरेट होगी? डिमांड तभी पैदा होती है जब लोगों के हाथों में पैसा जाता है। तो पैसा कहाँ से आता है? या तो उद्योग धंधों से लोगों के पास पैसा जाता है, नौकरी करके कमाते हैं और छोटे मोटे काम करके, या फिर सरकार की योजनाओं के ज़रिए पैसा जाता है। तो अगर ये सरकार की योजनाओं के ज़रिए पैसा नहीं जाएगा, वो रुक जाएगा, तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, क्रय शक्ति घट जाएगी, और जब वो खरीदेंगे नहीं तो डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो उत्पादन नहीं होगा। ये सारा जुड़ा हुआ है। तो ये पैसा अगर जाता था मज़दूरों के पास तो उससे डिमांड भी जनरेट होती थी और उससे अर्थव्यवस्था को भी बल मिलता था। अब ये चीज़ें जो हैं ये लोगों को समझ में नहीं आती हैं और ये सीधे सीधे इसको इस तरह से जोड़ देते हैं कि जैसे पैसा गटर में डाला जा रहा हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है और बेकार में ये खैरात बांटी जा रही है। इस तरह से इसको प्रस्तुत किया गया। इसको इसीलिए बार बार जिस तरह से इसको नीची नज़रों से देखने का रवैया सरकारों का रहा है, और इसी सरकार का नहीं बल्कि यूपीए सरकार ने तो इसकी आर्किटेक्ट रही है, वही इस योजना को लाई थी। बाद में जब दूसरे बार चुनकर आई यूपीए, उसको इसका फ़ायदा भी हुआ, लेकिन वो पीछे हटने लगी थी। उस पर बहुत दबाव था कि न्यूनतम मजदूरी से जोड़ा जाए, लेकिन उसने भी वैसा नहीं किया था। तो ये पूरा रवैया तमाम सरकारों का रहा, लेकिन इस सरकार का ज़्यादा रहा क्योंकि ये योजना पिछली सरकार लाई थी और पिछली सरकार की योजनाओं को गलत बताना हर सरकार का एक एजेंडा होता है, उसने भी किया। अब मोदी सरकार की जो दूसरी बड़ी नाकामी है, जो बड़ी नाकामी का स्मारक है, असफलता का स्मारक है, वो है जन वितरण प्रणाली, जिसे पीडीएस भी बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। तो पीडीएस के खिलाफ भी बीजेपी और मोदी सरकार ज़माने से रही है। न केवल ये सरकार बल्कि पिछली सरकारें भी पीडीएस के ख़िलाफ़ रही हैं। पिछले 3 दशकों से लगातार पीडीएस को ख़राब बताया जाता रहा है। ये कहा जाता रहा है कि इसमें लीकेज बहुत है, करप्शन बहुत है, पैसा गटर में जा रहा है, लोगों को नहीं मिलता है, इसको या तो बंद कर देना चाहिए या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना चाहिए, डीबीटी जो सीधे कैश अकाउंट में जाने की बात है, वो कर देना चाहिए और इससे पल्ला झाड़ लेना चाहिए। लेकिन ये लोगों को बहुत कम समझ में आता है कि पीडीएस की वजह से एक तरफ किसानों को भी मदद मिल रही है और दूसरी तरफ बहुत सारे गरीब परिवारों को अनाज मिल रहा है सस्ती दरों में, जिससे दोनों तरह से अर्थव्यवस्था को संभाला जा रहा है। किसानों से जो सपोर्ट प्राइस के ज़रिए अनाज खरीदा जाता है और इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये एक बड़ा फ़ायदा है। और एक सरकार के पास बफर स्टॉक होता है जो मुसीबत के समय काम आता है, जैसे इस समय कोरोना संकट के दौरान काम आ रहा है। तो पीडीएस को बहुत नकारात्मक ढंग से देखा गया पिछली सरकारों ने भी, और उसको नष्ट भ्रष्ट करने की बहुत सारी कोशिशें हुई। ये सरकार भी उसी रवैये पे चल रही थी। लेकिन आज देखिए क्या हो रहा है। आज यही सरकार, उसके पास कोई दूसरा चैनल नहीं है, कोई दूसरा ज़रिया नहीं है लोगों तक सस्ता अनाज पहुंचाने का, वो भी इसी पीडीएस पर डिपेंड कर रही है। और पीडीएस के ज़रिए ही वो जो अनाज की उसने घोषणा की है, 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो चना या दाल, वो इसी के ज़रिए जाना है। और इसी के ज़रिए फिर भी नहीं पहुँच रहा है। तो इसकी बड़ी वजह यह है कि इन सरकारों ने इस सिस्टम को तोड़ मरोड़ दिया है, उसको कमज़ोर कर दिया है। तो आज ये ज़रूरत महसूस हो रही है सभी को कि इस पीडीएस सिस्टम को रिवाइव किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे वक्त पर यही हमारी मददगार साबित होता है। और कोशिश की जानी चाहिए, और ये संभव है कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसके जो पिलफरेज हैं, जो लीकेज हैं, उसको बंद करें, करप्शन को रोकें, और जो सही लोग हैं जिनको ये मिलना चाहिए उन तक ये पहुँचे, सही कीमत पे इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए।
अब एक तीसरी जो सबसे बड़ी सरकार की असफलताओं का स्मारक है वो है सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, पब्लिक हेल्थ सिस्टम। पब्लिक हेल्थ सिस्टम को भी धीरे धीरे करके नष्ट किया गया है पिछले 30-40 सालों में इन सरकारों के द्वारा। ये लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के दौर ने इस सिस्टम को ख़त्म करने की बड़ी कोशिशें की। इसके पैरेलल जो निजी क्षेत्र है उसको तमाम तरह की रियायतें दी गई और इसको कमज़ोर किया गया। ख़ास तौर से इस सरकार ने और भी ज़्यादा कोशिशें की। आयुष्मान भारत जो सरकार की योजना है, जो ओबामा केयर की नकल करके हमारे हिंदुस्तान में लाई गई है, उसका मकसद भी ये था कि बीमा कंपनियों को फ़ायदा हो और निजी क्षेत्र को के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको फ़ायदा हो, आम लोगों तक सीधे फ़ायदा ना पहुँचे। इसकी वजह से आम लोगों का खर्च बढ़ गया अपने स्वास्थ्य सेवाओं पर और वो इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के शिकंजे में आ गए। जबकि जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो ज़्यादा अच्छे ढंग से सर्व कर सकती हैं। उनको भी, उनमें भी कमियां हैं, उनमें भी करप्शन है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अगर उसको भी दुरुस्त करने की ठान ली जाए सरकार के द्वारा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके और तमाम तरह के सिस्टम डेवलप करके, तो ये भी बहुत कारगर व्यवस्था हो सकती है। और आप देखिए कि ऐसे समय में, कोरोना के संकट में, सिर्फ एक यही है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, वही मददगार साबित हो रही है, बाकी और कुछ नहीं है। हमारी पूरे स्वास्थ्य तंत्र में 70% प्राइवेट क्षेत्र है और 30% केवल पब्लिक हेल्थ सिस्टम का है। आज पूरे हिंदुस्तान को ये 30% पब्लिक हेल्थ सिस्टम ही संभाल रहा है इस कोरोना संकट के दौरान। जैसा भी है, कमज़ोर है, लेकिन वही खड़ा है और बाकी 70% जो प्राइवेट क्षेत्र है वो हाथ पे हाथ रखे बैठा है। वो मुनाफे के लालच में घात लगाए बैठा है, लेकिन सहयोग करने के मामले में आगे नहीं आ रहा है। वो अपना हिस्सा मांग रहा है सहयोग करने के एवज में। तो एक बार फिर से ये साबित हुआ है कि पब्लिक हेल्थ सिस्टम को कमज़ोर करना एक बहुत बड़ी मूर्खता है, असफलता है और इसको पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ये केंद्र सरकार की एक और सफलता का स्मारक। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये जो 3 मैंने आपको स्मारक बताए हैं, ये इसी सरकार की असफलता के स्मारक हैं कि 6 साल रहते हुए भी उसने इन तीनों को कमज़ोर किया है। इनको मजबूत करने के बजाय तीनों को कमज़ोर किया है और आज संकट के समय इनके महत्व को आप देख पा रहे हैं, रेखांकित कर पा रहे हैं। देखिए, सन 2008 में जो आर्थिक संकट पूरे दुनिया भर में आया था, आर्थिक मंदी आई थी अमेरिका के सब प्राइम क्राइसिस की वजह से, उसमें हमारे पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को 2 चीज़ों ने ख़ास तौर पर बचाया था। एक हमारी जो बैंकिंग व्यवस्था थी और दूसरा जो हमारा पब्लिक सेक्टर था। उस संकट के समय ये साबित हुआ था कि हमारे बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छा है और हमारे पब्लिक सेक्टर ऐसे मौके पर बड़ी मदद करता है। आज क्या हालत हुई कि उसके बाद से लगातार बैंकिंग सिस्टम को कमज़ोर किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, और दूसरी तरफ इसने जो डिसइन्वेस्टमेंट का ऐलान चला रखा है कि हर चीज़ को बेच दो, हर पुरानी बहुत अच्छी तरह से चल रही कंपनियों को डिसइन्वेस्ट कर दो, उसने हमारे पब्लिक सेक्टर को भी कमज़ोर कर रहा है। तो जो पिलर हैं हमारी अर्थव्यवस्था के और जो हमारे स्वास्थ्य तंत्र के या अर्थतंत्र के या बेरोजगार देने वाले ऐसे कार्यक्रम हैं जो पूरी व्यवस्था को मजबूती प्रदान करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उन सारे जो खंभे हैं उनको धीरे धीरे कमज़ोर किया जा रहा है। और ये भी हमारी इस सरकार की नाकामी का बड़ा स्मारक है। तो कुल मिलाकर ये कहेंगे कि इस संकट ने जिन चीज़ों को एक बार नए सिरे से रेखांकित किया है कि ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, जिनको ये सरकार नकारा बता रही थी, ये साबित करता है कि ये इस सरकार के नकारेपन के स्मारक हैं, इस सरकार की असफलता के स्मारक हैं। उम्मीद करना चाहिए कि ये 3 जो नए स्मारक इसके खड़े किए हैं वो इस सरकार को सबक देंगे, इस सरकार को सबक सिखाएंगे कि वो इन पर अब अपनी दृष्टि बदले, अपना सोच बदले, कारपोरेट परस्त अपना जो नज़रिया है उसको दरकिनार करे और इनको मजबूत करने की दिशा में काम करे। आज मजबूरी में
केंद्र सरकार कह रही कि हम पब्लिक हेल्थ सिस्टम को बेहतर करेंगे, उसके लिए कुछ उसने ज़्यादा नहीं थोड़ा सा फंड भी दिया है, लेकिन उसे अपनी पूरी नीति बदलनी पड़ेगी। पब्लिक हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने के लिए, पीडीएस को मजबूत करने के लिए, मनरेगा को जो अभी उसने 100 दिन तक सीमित कर रखा उसको 200 दिन तक ले जाना पड़ेगा, ताकि ज़्यादा लोगों को ज़्यादा दिनों तक रोजगार मिले और अर्थव्यवस्था को और भी ज़्यादा गतिशीलता मिले। तो ये सरकार को करना पड़ेगा। सरकार इससे बचकर भाग नहीं सकती है, और अगर करेगी तो वो इस पूरे देश के साथ अन्याय करेगी, इस देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करेगी। मित्रों, उम्मीद है कि आज जो मैंने आपसे अपने विचार साझा किए हैं, इस कोरोना संकट के दौरान जो कुछ भी देखने को आया है, जो जिस निष्कर्ष निकल रहे हैं, उनसे आप भी काफ़ी हद तक सहमत होंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।